हेलो प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, पॉलिटी की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है अपना प्रस्तावना, जिसे हम प्रीएम्बल भी कहते हैं, इसको उद्देशिका भी कहते हैं और इसका एक और नाम है आमुख। अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। प्रस्तावना को, प्रीएम्बल को, उद्देशिका को या आमुख एक ही नाम है। तो अपन आज इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं ये जो प्रस्तावना है वो है क्या, ये प्रस्तावना क्या होती है। तो प्रस्तावना वो संविधान का सार है। प्रस्तावना संविधान का सार है। प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों और लक्ष्यों का उल्लेख होता है। जो प्रस्तावना होती है उसमें राज्य के स्वरूप का उल्लेख होता है। प्रस्तावना के माध्यम से संविधान किन किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, लोगों के न्याय, इन सब के बारे में उल्लेख होता है, वो प्रस्तावना होती है। तो ये प्रस्तावना संविधान का सार होती है। प्रस्तावना संविधान का दर्शन है। संविधान का दर्शन है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो ये प्रस्तावना को संविधान का सार कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है और प्रस्तावना संविधान का दर्शन है। इन प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों और लक्ष्यों का उल्लेख होता है, तो वो होती है प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में यदि और बात करें तो ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का आधार क्या है? प्रस्तावना का आधार क्या है? तो 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव और ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित होता है। ये उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान का आधार है। आगे जाकर के ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना बनी। अब अपन ये देखते हैं, ये उद्देश्य प्रस्ताव है, ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना पर संविधान सभा में बहस। प्रस्तावना पर संविधान सभा में जो बहस हुई थी वो 17 अक्टूबर 1949 संविधान सभा के द्वितीय वाचन के अंतिम दिन, द्वितीय वाचन और अंतिम दिन। और यदि अपन अधिवेशन की बात करें तो ये 10वां अधिवेशन था, अधिवेशन 10वां। तो संविधान सभा में प्रस्तावना पर बहस 17 अक्टूबर 1949 को की गई और ये संविधान का द्वितीय वाचन था और द्वितीय वाचन का अंतिम दिन। और इस दिन को, और अधिवेशन की बात करें तो ये 10वां अधिवेशन था और इस दिन को संविधान की प्रस्तावना को स्वीकार कर दिया गया। तो ये हो गया संविधान की प्रस्तावना पर बहस कब हुई। अब यदि प्रस्तावना की बहस के बाद यदि अपन और आगे चर्चा करें तो ये संविधान की प्रस्तावना या जो उद्देशिका है, उद्देशिका या प्रस्तावना, इस उद्देशिका और प्रस्तावना पर किन का प्रभाव पड़ा? संविधान की उद्देशिका है उनमें विशेष तौर से 3 क्रांतियों का प्रभाव पड़ा: अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति। अमेरिकी क्रांति का संविधान की प्रस्तावना पर प्रभाव पड़ा और उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ये अमेरिका की क्रांति से प्रभावित है। यदि अपन फ्रांसीसी क्रांति की बात करें
फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था स्वतंत्रता, समता और बंधुता, उसका प्रभाव प्रस्तावना के उद्देश्य प्रस्तावना में पड़ा। स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये फ्रांसीसी क्रांति की जो नारा था उसका प्रस्तावना पर अपन प्रभाव देख सकते हैं। और रूसी क्रांति अपन देखें, रूसी क्रांति, तो रूसी क्रांति में मुख्य तौर पर न्याय पर बल दिया गया था। रूसी क्रांति में जो प्रस्तावना अपन देखते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो ये रूसी क्रांति से प्रभावित है। सामाजिक न्याय में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये प्रस्तावना पर 3 क्रांतियों का प्रभाव पड़ा। अब यदि प्रस्तावना की शब्दावली को अपन देखें, प्रस्तावना की जो शब्दावली है उस शब्दावली पर किन किन देशों के संविधान का प्रभाव पड़ा। प्रस्तावना की शब्दावली, प्रस्तावना की शब्दावली, प्रस्तावना की शब्दावली पर प्रभाव। प्यारे विद्यार्थियों, जो संविधान की जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से जो जैसे अपने शुरुआत में यदि देखते हैं, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें ये जो भाषा है वो अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। और उसके साथ साथ अपन यदि ये देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है, उस संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान में भी जैसे हमने जहाँ देखा कि हम भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वैसा का वैसा वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो शब्दावली है उससे भी ये प्रभावित है। तो शब्दावली में यदि देखें, अमेरिका का संविधान, तो संविधान की प्रस्तावना का जो विचार है, प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब यदि अपन देखें, ऑस्ट्रेलिया, कई बार प्रश्न आता है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है। तो प्रस्तावना की जो भाषा है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, प्रस्तावना की भाषा प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और यदि ऐसा जाए कि संविधान की प्रस्तावना का जो विचार है या संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया, तो वो तो उसका आंसर रहेगा अमेरिका के संविधान। प्रस्तावना की भाषा का यदि प्रश्न आया तो उसका उत्तर रहेगा ऑस्ट्रेलिया का संविधान। अब अपन भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतिम में देखते हैं कि हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने, ये जो शब्द है वो आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। तो इसको अपन देख सकते हैं, आयरलैंड का संविधान। इस आयरलैंड के संविधान से सिर्फ यहाँ अपन प्रस्तावना के संदर्भ में देख रहे हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। ये अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित जो शब्द है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब यदि अपन और प्रस्तावना की जनरल चर्चा करें, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के ऊपर कमल का फूल बनाया हुआ है। प्रस्तावना के ऊपर कमल का फूल बनाया हुआ है, ये प्रस्तावना। तो ये प्रस्तावना, ये प्रतीक के रूप में कमल का फूल बनाया हुआ है। इसको भी अपन देख सकते हैं, ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये अपन देख रहे थे जनरल जानकारी, प्रस्तावना क्या होती है, प्रस्तावना का आधार क्या है, प्रस्तावना पर संविधान सभा में कब बहस हुई थी, और प्रस्तावना पर किन क्रांतियों का प्रभाव पड़ा, और प्रस्तावना की जो शब्दावली है वो कहाँ से ली। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद अपन आगे चर्चा करते हैं प्रस्तावना के
तत्वों पर, चलो इसको मैं हटाता हूँ। अब अपन चर्चा करते हैं प्रस्तावना के प्रमुख तत्व। तो प्रस्तावना के प्रमुख तत्वों को अपन देखने के लिए अब देखो, पहले अपन एक डायग्राम बना देते हैं के तत्व। इनको यदि अपन देखें तो पहली चीज है संविधान की शक्ति का स्रोत, संविधान की शक्ति का स्रोत। दूसरा अपन देखें राज्य का स्वरूप, संविधान की शक्ति का स्रोत, राज्य का स्वरूप। और आगे अपन देखें तीसरा यदि तत्व देखें तो ये लक्ष्य, और चौथा यदि देखें तो लागू होने की तिथि, होने की तिथि। तो ये प्रस्तावना के मुख्य तौर पर चार तत्व, यानी प्रस्तावना से क्या स्पष्ट होता है, ठीक है, उसको अपन देखते हैं। तो ये पहला है संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। तो संविधान की शक्ति का स्रोत है जनता, यानी प्रस्तावना के शुरू से ये पता चल जाता है कि हम भारत के लोग, तो उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि संविधान में जो भी शक्तियाँ हैं वो शक्तियों का अंतिम स्रोत है वो भारत की जनता है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि संविधान की शक्ति का जो स्रोत है वो भारत की जनता है। अब देखते हैं अपने राज्य का स्वरूप। तो इसको देखें तो पहली चीज आ रही है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। और देखो यहाँ पहली चीज है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। थोड़ा इसको मैं वापस देखता हूँ। स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा शब्द इसमें है समाजवादी। तीसरा पंथ निरपेक्ष। और चौथी बात इसमें है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये राज्य का स्वरूप है। पहले अपन डायग्राम बनाते हैं और फिर इसको एक एक करके सबका अर्थ समझेंगे। लक्ष्य, तो लक्ष्य में इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, या थर्ड नंबर। लक्ष्य न्याय, स्वतंत्रता, समता। न्याय, स्वतंत्रता और समता। तो ये जो न्याय है वो तीन टाइप का है। न्याय को अपन तीन टाइप से कर सकते हैं। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, और तीसरा राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय। अब यदि स्वतंत्रता की बात करें तो यहाँ 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। पहली विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना। और समता की बात करें तो दो टाइप की समता, प्रतिष्ठा और समता। अब एक और चीज है, इसको थोड़ा अपन आगे खिसका देते हैं इसी में, और बंधुता। बंधुता व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, और दूसरा है राष्ट्र की एकता व अखंडता। और ये अपने 4 नंबर, इसको यहाँ लिख दें लागू होने की तिथि। और ये जो लागू होने की तिथि है ये 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। ये अपन संविधान की प्रस्तावना का डायग्राम है, इसको एक एक करके अपन सब पढ़ेंगे। इस डायग्राम को पहले आप समझ लो और स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो ये बात अपन यह देखें कि प्रस्तावना में एक तो संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, ये दूसरा इसका तत्व है राज्य का स्वरूप क्या है, तीसरा तत्व है इसके लक्ष्य क्या है, और चौथा है लागू होने की तिथि। तो शक्ति का स्रोत है वो जनता, राज्य का स्वरूप यानी भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाया गया है, इसको अपन एक एक करके देखने वाले हैं। और जो लक्ष्य है न्याय की स्थापना करना, स्वतंत्रता की दिलाना, समता की भावना रखना और बंधुता की भावना का विकास करना, इन सबको अपन एक एक देखें। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ऐसा सवाल आ सकता है, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, तो 3 प्रकार के न्याय, और इसका क्रम याद रखना है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रमशः शब्द भी इस टाइप से प्रश्न आते हैं। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और कितने प्रकार की समता का है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 टाइप की समता। तो आगे यदि देखें बंधुता, ये बंधुता कैसी, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता। तो यहाँ जो बात हो रही है बंधुता की, वो 2 टाइप की बंधुता है। एक तो व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने वाली बंधुता होनी चाहिए, और दूसरी जो बंधुता है वो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। तो ये डायग्राम मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और इसको अपन एक एक करके देखते हैं, अर्थ समझते हैं। तो शक्तियों का स्रोत, इसका अपन अर्थ समझ चुके हैं। संविधान में जो शक्तियों का स्रोत है वो जनता है, और इसमें यदि इसको देखें तो संविधान में जो पहली बात ये प्रस्तावना दे रखी है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग से ये स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति का अंतिम स्रोत है वो जनता है। ये हम भारत के लोग शब्द से क्या क्या शब्द स्पष्ट होते हैं, तो हम भारत के लोग शब्द का यदि अपन देखें तो एक तो ये होता है कि शक्ति है वो जनता के पास में, शक्ति का जो अंतिम स्रोत है वो जनता। तो पहला शब्द हम भारत के लोग से स्पष्ट हुआ कि शक्ति का जो अंतिम स्रोत है वो भारत की जनता है। दूसरा यदि शब्द अपन देखें कि हम भारत के लोग से ये स्पष्ट होता है, संविधान जो निर्माता थे तो वो जनता के प्रतिनिधि थे, संविधान निर्माता जनता के प्रतिनिधि थे। तात्कालिक परिस्थितियों में जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं किया गया, अप्रत्यक्ष किया गया प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। तो यानी वो अपन मान लेते हैं संविधान सभा के जो भी प्रतिनिधि है वो जनता के प्रतिनिधि है। तो हम भारत के लोग सबसे दूसरी बात ये स्पष्ट होती है कि जो संविधान सभा के जो सदस्य है, संविधान सभा के सदस्य वो जनता के प्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधि है। अब यदि और बात करें कि हम भारत के लोग शब्द से क्या स्पष्ट होता है, तो ये देखते हैं कि ये जो संविधान है वो जनता की इच्छा का परिणाम है। हम भारत के लोग से ये स्पष्ट होता है कि जो भारत का जो संविधान है वो जनता की इच्छा का परिणाम है। संविधान
जनता की इच्छा का परिणाम है। जनता की इच्छा का परिणाम है। और ये जो संविधान है, इस संविधान को जनता ने राष्ट्र को समर्पित किया है। संविधान को जनता ने राष्ट्र को समर्पित किया। संविधान को जनता ने राष्ट्र को समर्पित किया। तो ये पहला तत्व तो समझ में आ गया, संविधान शक्ति का अंतिम स्रोत। और हम भारत के लोग सबसे 4 बातें स्पष्ट होती है। शक्ति का अंतिम स्रोत जनता है। संविधान सभा के जो प्रतिनिधि है वो जनता के प्रतिनिधि है। संविधान जनता की इच्छा का परिणाम है और संविधान को जनता ने राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये हो गया। अब यदि अपन देखें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है, राज्य के स्वरूप में देखें तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाया गया है। अब यदि ये है कि जो संपूर्ण प्रभुत्व शब्द है, इसका अर्थ क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व यानी आपने पॉलिटी में संप्रभुता की धारणा को देखा होगा, सॉवरेंटी। तो संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब सॉवरन, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व यानी एक राष्ट्र हो या व्यक्ति हो, कोई भी हो, यहाँ अपन राष्ट्र के संदर्भ में दे रहे हैं। भारत है वो आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से पूर्ण स्वतंत्र है। इसके ऊपर किसी बाह्य सत्ता का कोई अधिकार नहीं है, वो किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये हो जाएगा कि आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र, आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य रूप से आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र है तो उसको कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। बाह्य रूप के संप्रभुता का मतलब ये हुआ कि आप अपने विदेश नीति का जो निर्धारण कर रहे हैं, विदेश नीति का निर्धारण स्वतंत्र तरीके से करें, किसी ताकतवर देश के आप अधीन नहीं है। जो भी आप काम करें वो राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो होगा वो आंतरिक और बाह्य संप्रभुता के अंतर्गत आएगा। और कोई भी राष्ट्र जब आंतरिक और बाह्य रूप से पूर्ण रूप से संप्रभु होता है तो वो अपना विकास सही तरीके से कर पाता है। तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। ये हो गया। अब अपन बात करते हैं समाजवादी। ये जो समाजवाद शब्द था मूल प्रस्तावना में नहीं था। संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में आज तक एक बार संशोधन हुआ और वो संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़ गए। एक शब्द है समाजवाद, दूसरा था पंथ निरपेक्षता और तीसरा था अखंडता। तो संविधान की प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ और वो संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। उसमें 3 शब्द जोड़ गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो हम बात कर रहे हैं समाजवाद के बारे में। तो अपन देखते हैं समाजवाद होती क्या है, यानी एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवाद में ये होता है कि जो भी सार्वजनिक स्वामित्व है उस पर जो प्राकृतिक संसाधन है, उत्पादन, वितरण, विनिमय की जो प्रणाली हैं उस पर सार्वजनिक स्वामित्व होगा। उन पर या प्राकृतिक संसाधनों पर किसी एक वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होगा। तो वो शासन व्यवस्था होती है, वो समाजवादी शासन व्यवस्था होती है, जिसको अपन कह सकते हैं सार्वजनिक स्वामित्व वाली व्यवस्था। और भारत में जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत में जो समाजवाद है वो समाजवाद है लोकतांत्रिक समाजवाद। तो ये हो गया समाजवाद, यानी सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित किया जाएगा, किसी एक वर्ग विशेष का प्राकृतिक संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं होगा। अब अपन यदि बात करें पंथ निरपेक्षता, इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अब पंथ निरपेक्षता को यदि अपन देखें तो इसके 2 अर्थ निकलते, एक व्यापक अर्थ और एक संकीर्ण अर्थ। पंथ निरपेक्षता को यदि संकीर्ण अर्थ में देखें तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य है
वो धर्मनिरपेक्ष होगा। राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देगा। धर्मों में राज्य कोई भेदभाव नहीं होगा। यहाँ राज्य ये है वो व्यक्ति कोई भी धर्म पालन कर सकता है। व्यक्ति किसी भी धर्म की पालना या किसी भी धर्म को मान सकता है, उसमें उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होंगे। लेकिन राज्य किसी धर्म को राज्य धर्म का, जैसे माना कोई देश है, यदि एक धर्म हिंदू धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया तो उस राज्य को राष्ट्र धर्म या राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं कहेंगे। तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ ये हुआ राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। राज्य धर्मों को समान रूप से महत्व देगा। धर्म है वो व्यक्ति का मामला है और व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है और उसकी उपासना कर सकता है। अब यदि इसके और विस्तार देखें, भारतीय ये तो है ही, और यदि इसको और देखें धर्मनिरपेक्षता का अर्थ में, तो भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। सर्वधर्म समभाव, भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो सर्वधर्म समभाव की भावना पर कार्य करता है। तो ये हो गई पंथ निरपेक्षता। अब अपन बात करते हैं राज्य के स्वरूप के अंतर्गत लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दो शब्द है, एक है लोकतंत्र और दूसरा है गणराज्य, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। तो लोकतंत्र क्या होता है और गणतंत्र क्या होता है? तो लोकतंत्र व्यवस्था है वो मोटे तौर पर अपन देखेंगे वो दो टाइप की होती है। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा लोकतंत्र होता है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसे देशों में संभव है जिस देश की जनसंख्या बिल्कुल कम है, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। और ऐसे देश जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, विशाल क्षेत्रफल है, उस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। वर्तमान यदि अपन देखें प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो वो स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटोनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बाकी जो भी विश्व के जितने भी लोकतांत्रिक राष्ट्र है उसमें अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र, जिसको अपन कह सकते हैं प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। और उसमें ये होता है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से चुनती है और जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो शासन करते हैं। तो ये जो टाइप है भारत में, जो लोकतंत्र का जो टाइप है वो दूसरा लोकतंत्र है, प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। यानी जनता सबसे पहले अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी और वो प्रतिनिधि आगे जाकर के सरकार का निर्माण करेंगे। तो ये तो हो गया लोकतंत्र। अब बात करते हैं गणराज्य यानी रिपब्लिक। गणराज्य क्या होता है? तो गणराज्य के लिए ये होना चाहिए जो राष्ट्र प्रमुख होता है। तो किसी भी राष्ट्र के दो प्रमुख होते हैं, एक राष्ट्र प्रमुख और एक होता है सरकार का प्रमुख। भारत के संदर्भ में यदि देखें तो राष्ट्र प्रमुख है वो राष्ट्रपति है और सरकार का जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री है। तो किसी भी राज्य में, या राज्य का मतलब हुआ देश, राजनीतिक दृष्टिकोण में यदि राज्य शब्द का जहाँ प्रयोग हो रहा है वहाँ उसको अपन देश मानते हैं। तो किसी भी राज्य या जिसको अपन देश कहते हैं उसका राष्ट्र प्रमुख है वो वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होता है। यही आधार है। किसी भी राष्ट्र का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होता है तो उसे हम गणराज्य कहते हैं। यानी राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होता है। वंशानुगत का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी राजा है, राजा के बाद राजा का पुत्र बन गया। जैसे ब्रिटेन की व्यवस्था है तो वहाँ राष्ट्र प्रमुख है, वहाँ पर राष्ट्र प्रमुख जो महारानी या राजा, तो उसकी जो है वो निर्वाचन नहीं होता है, वो वंशानुगत होते हैं। तो वहाँ गणराज्य उसको नहीं कहेंगे, वो सीमित राजतंत्र है। तो ये हो गया गणराज्य। आ जाए कि गणराज्य किसे कहते हैं, तो सीधा सा उत्तर है कि किसी भी राष्ट्र का जो राष्ट्र प्रमुख है वो वंशानुगत न होकर के जनता द्वारा निर्वाचित होता है। वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। अब अपन आगे बात करते हैं राज्य के स्वरूप के बाद में प्रस्तावना के तत्वों में जो आगे तत्व आ रहा है वो लक्ष्य, यानी प्रस्तावना के माध्यम से संविधान किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। तो ये जो है वो लक्ष्य है। और इन लक्ष्यों को बात करें तो प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय है। इन तीनों प्रकार के न्याय के बारे में अपन धीरे धीरे बात कर लेते हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। पहले अपन चर्चा करते हैं सामाजिक न्याय पर।
सामाजिक न्याय का मतलब ये हुआ, ये जो समाज है, समाज में लोगों के साथ में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो, वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, किसी भी आधार पर लोगों के साथ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी लोगों को अपने विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। राज्य द्वारा इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जाएगी जिसके अंतर्गत रहते हुए सभी लोग हैं व राज्य के जो भी नागरिक है वो अपना विकास कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं सामाजिक न्याय। आगे अपन बात करें आर्थिक न्याय। यदि हम इन तीनों न्यायों में से यदि प्राथमिकता यदि देना चाहें, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तो सबसे महत्वपूर्ण जो न्याय है वो है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय जब तक आपको प्राप्त नहीं हो सकता तब तक आप राजनीतिक न्याय नहीं प्राप्त कर सकते। यानी व्यक्ति के लिए सबसे पहले आर्थिक न्याय का प्राप्त होना बहुत जरूरी है। तो आर्थिक न्याय का मतलब ये हुआ, सामाजिक जो व्यवस्था है उस सामाजिक व्यवस्था में आर्थिक विषमता कम से कम हो। राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करे जिससे समाज में जो भी आर्थिक विषमता है या अमीर और गरीब की जो खाई है उसको कम से कम प्रयास किया जा सकता है। ये तो कभी संभव हो नहीं सकता है कि आर्थिक न्याय देने के लिए सभी को आर्थिक दृष्टि से समान कर दिया जाए या सभी का वेतन बराबर कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। आर्थिक न्याय में राज्य कोशिश करेगा कि लोगों में आर्थिक जो विषमता है वो आर्थिक विषमता कम से कम हो। तो पहली बात ये होगी, यानी आर्थिक विषमता को कम किया जाए। दूसरा, राज्य रोजगार के अवसर देते समय किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करा, अवसर की समानता, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये होगा तो भी उसको आर्थिक न्याय के अंतर्गत या आर्थिक न्याय की स्थापना की जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आर्थिक न्याय में ये होती है कि कम से कम ये तो कोशिश होनी भी चाहिए कि राज्य में जो भी नागरिक रह रहे हैं उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो। लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो, लोग है वो अभाव में नहीं गुजरे। तो ये जो बातें यदि राज्य लागू कर देता है इसका मतलब उस राज्य में आर्थिक न्याय की स्थापना हो चुकी है। और इसमें राज्य धर्म, जाति, लिंग, शिक्षा, संस्कृति, क्षेत्र विशेष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आगे अपन देखते हैं राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय का मतलब ये हुआ, सामान्य तौर पर ये सीधे अर्थ में यदि अपन कहें राजनीतिक न्याय क्या होता है, तो राज्य के जो भी नागरिक है, राज्य के नागरिकों को शासन व्यवस्था में भाग लेने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त यदि है, इसका मतलब उस राज्य के नागरिकों को राजनीतिक न्याय प्राप्त है। यानी राज्य के जो नागरिक है उसको राज्य की शासन व्यवस्था में भाग लेने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। अब अपन यदि कैसे कह सकते हैं कि व्यक्ति को राजनीतिक न्याय प्राप्त है, तो इसके अंतर्गत कुछ व्यक्तियों को अधिकार मिले होते हैं। यदि वो अधिकार मिले हुए है तो अपन कह सकते हैं उस राज्य के नागरिकों को राजनीतिक न्याय प्राप्त है। तो एक तो ये था राजनीतिक न्याय के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था शासन व्यवस्था में भाग लेना। शासन व्यवस्था में ये अलग से है, शासन व्यवस्था में भाग लेने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हो, सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हो। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सब लोगों को मत देने का अधिकार। जो तय आयु है 21 वर्ष, तो जो भी व्यक्ति वयस्क हो जाता है उसमें वयस्क मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो ये राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में अपने यदि और बात करें, लोगों को चुनाव में खड़े होने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति वो चुनाव लड़ सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है चुनाव में खड़े होने का। सरकार है, सरकार अपने वादों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो लोगों को सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार हो, लोगों को सरकार में शामिल होने का अधिकार हो। ये सब जो अधिकार है वो अधिकार राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आते हैं। और ये अधिकार यदि किसी भी व्यक्तियों को प्राप्त है तो वो समाज राजनीतिक न्याय की दृष्टि से परिपूर्ण है।
तो ये तो हो गए लक्ष्यों के तहत न्याय, और वो 3 प्रकार का न्याय था। अब अपन बात कर रहे हैं लक्ष्य के अंतर्गत स्वतंत्रताएं। स्वतंत्रता में देखो, संविधान के आप यदि देखेंगे स्वतंत्रता का जो अधिकार है, वो स्वतंत्रता के अधिकार में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रही है। अनुच्छेद आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो पहले आ रही है। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो ये स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्ति अपना विचार प्रकट कर सकता है, जो भी बातें हैं वो स्वतंत्र तरीके से लोगों के सामने रख सकता है, वाद विवाद तर्क वितर्क कर सकता है, विश्वास की धारणा लोगों में एक दूसरे में रखी जा सकती है। और लोग है वो किस धर्म को, ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, अनुच्छेद 25 से लेकर के जो 28। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब लोग अपना धर्म स्वयं निर्धारण करेंगे। नागरिक को कौन सा धर्म पालन करना है या कौन से धर्म की पालना नहीं करना है, किस धर्म को मानना है, किस धर्म के अनुसार आचरण करना है, उपासना पद्धति, तो उसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 भी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। और उपासना का मतलब पूजा पद्धति का मतलब ये है कि व्यक्ति आप जिस धर्म को मान रहे हैं, तो प्रत्येक धर्म की अपने अलग अलग पूजा पद्धति है। तो व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है और उसकी उपासना या पूजा पद्धति को अपने जीवन में उतार सकता है। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को देने की बात की गई है। अब अपन बात करते हैं समता यानी समानता, इक्वलिटी। ये जो समानता है, ये समानता 2 टाइप की, प्रस्तावना में 2 टाइप की समानता का उल्लेख है। एक तो प्रतिष्ठा और दूसरी अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी राज्य है वो नागरिकों के साथ में भेदभाव नहीं करेगा, सबको समान मानेगा। व्यक्ति भले उच्च वर्ग का है या निम्न वर्ग का है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है या गरीब व्यक्ति है, इसमें ऐसे भेदभाव नहीं करेगा। राज्य जो भी अवसर उपलब्ध कराएगा उसमें व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ध्यान में नहीं रखेगा, वो ये देखेगा व्यक्ति है अपने राज्य का नागरिक है और राज्य के नागरिक होने के नाते सभी को विकास के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। ये बात अलग है कि उन अवसरों का कौन से लोग कितना फायदा उठाते हैं वो अलग बात है, लेकिन राज्य का काम ये रहता है कि प्रतिष्ठा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और अवसर है वो सबको समान रूप से उपलब्ध करवाएगा। तो ये होगी 2 टाइप की समता। अब यदि अपन बात करें ये अलग से संविधान की प्रस्तावना अपना यदि देखेंगे कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता का विकास करने के लिए, तो ये जो बंधुता है उस बंधुता का मुख्य रूप से 2 उद्देश्य है। एक तो व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाना है और दूसरा जो है वो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। व्यक्ति की गरिमा यानी हर व्यक्ति है उसका अपनी गरिमा यानी उसके अपने आप में एक वजूद होता है और उस वजूद को बचाए रखने का प्रयास किया जाएगा। और राष्ट्र की एकता यानी व्यक्ति राष्ट्र में अपने एक दूसरे से वो जुड़े हुए महसूस करे, एक रहे। और अखंडता का मतलब यहाँ अखंडता का मतलब हुआ भौगोलिक अखंडता, इन राष्ट्र के टुकड़े नहीं हो। इस प्रकार की बंधुत्व की भावना या भ्रातृत्व की भावना का विकास करना है जिससे लोग एक दूसरे से एक तो जुड़े हुए महसूस करें, अपनापन महसूस करें और दूसरा वो ये कोशिश नहीं करे भी राष्ट्र के टुकड़े कर दिए जाए या भौगोलिक आधार पर राष्ट्र को अलग अलग भागों में, जिसको अपन कहते हैं पृथकतावादी वगैरह और आंदोलन होते हैं, तो वैसा होना नहीं चाहिए। इस टाइप की बंधुत्व का विकास करने का जो लक्ष्य है वो संविधान का है। अब अपन बात करते हैं प्रस्तावना के तत्वों के अंतिम जो तत्व है संविधान के लागू होने की तिथि। तो प्रस्तावना के अंत में लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इन तीनों शब्दों को अपन देख लेते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, अधिनियमित का मतलब हुआ लागू करना, और आत्मार्पित का मतलब खुद को समर्पित करना, स्वयं को समर्पित, स्वयं को समर्पित
करना। तो ये जो तीन बातें थी, अंगीकृत करना, अधिनियमित करना और आत्मार्पित करना, ये जो चीज़ है इनको संविधान के लागू होने की तिथि के साथ में भी इनका अर्थ देख लेते हैं। अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, अधिनियमित का मतलब होता है लागू करना और आत्मार्पित का मतलब होता है स्वयं को समर्पित करना। तो ये तो अपन पढ़ लेते संविधान के प्रमुख तत्व। अब इन संविधान के प्रमुख तत्वों के बाद में अपन देखते हैं क्या ये जो संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन है उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है, न्यायालय में प्रवर्तनीय है या फिर नहीं है, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो इसको यदि आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, या फिर अपन यूँ कहें कि प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय है या नहीं है। प्रस्तावना में संशोधन कर दिया है तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है या फिर नहीं दी जा सकती है। इन सब बातों पर अपन चर्चा करते हैं। तो अपन शुरू करते हैं। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो इनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। इससे प्रस्तावना से संबंधित जो वाद थे, जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना या नहीं माना, उसको अपन चर्चा करेंगे। या ये जो संबंधित वाद है इनको सिर्फ प्रस्तावना के संदर्भ में किस वाद में क्या निर्णय दिया गया है, इतना ही अपन पढ़ेंगे और उनका डिटेल है वो आगे अलग से क्लास में किया जाएगा। तो यहाँ सिर्फ प्रस्तावना के संदर्भ में देखेंगे। तो एक केस था बेरुबाड़ी वाद। ये भारतीय इलाका पाकिस्तान को दिया गया था। बेरुबाड़ी वाद 1960। ये जो बेरुबाड़ी वाद 1960 था, इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, संविधान का भाग नहीं है। लेकिन साथ ये कहा गया कि भाई जहाँ पर संविधान की भाषा अस्पष्ट और संदिग्ध लगे वहाँ प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने का साधन है। यानी संविधान की भाषा अस्पष्ट है तो वहाँ ये सहायक हो सकती है। यानी जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट और संदिग्ध वहाँ निर्माताओं के विचारों को जानने में सहायक है। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। यानी भाग तो नहीं माना, लेकिन इस संविधान की प्रस्तावना में ये बेरुबाड़ी वाद निर्णय दिया गया न्यायालय ने कि भाषा स्पष्ट और संदिग्ध है तो वहाँ प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। अब यदि और वाद की बात करें तो एक और वाद हुआ था प्रसिद्ध गोलकनाथवाद या गोलकनाथ बनाम वर्सेस पंजाब राज्य 1967। इसने भी संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं माना। इसमें यह कहा कि भी संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत और अपरिवर्तनीय। प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत व अपरिवर्तनीय है। यानी इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967 के बाद में न्यायालय ने ये कहा कि भी प्रस्तावना है वो संविधान की मूल आत्मा है, ये शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। इसके बाद में एक और यदि अपन केस की बात करें प्रस्तावना के संदर्भ में, तो ये सबसे जो महत्वपूर्ण केस था केशवानंद भारती वर्सेस या बनाम
केरल राज्य, ये 1973 का है। इस वाद में पूर्व में न्यायालय ने जो निर्णय दिए उनको बिल्कुल बदल दिया गया और इस वाद में ये माना गया या सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये संविधान के जो अन्य प्रावधान है, जितना महत्व अन्य प्रावधानों का है उतना का उतना महत्व संविधान की प्रस्तावना का है। तो सीधी सी बात, इसमें पूर्व में दिए गए निर्णयों को उलटते हुए कहा कि भी प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है और उसका उतना ही महत्व है जितना अन्य प्रावधानों का है। इसका उतना ही महत्व है जितना अन्य प्रावधानों का। ये बात ये कही और इसके साथ साथ में ये किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग तो है, इसमें एक और बात बताई गई कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। लेकिन इसने एक महत्वपूर्ण बात न्यायालय में कहा कि इस प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन मूलभूत ढांचे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नहीं। आप संशोधन तो करो, भले ही करो, लेकिन मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। मूलभूत ढांचा क्या होगा उसको न्यायालय का समय समय पर हम व्याख्या करेंगे कि कौन सा है वो कौन सा मामला या कौन से शब्द वो मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आते हैं या कौन सा मूलभूत ढांचे के अंतर्गत नहीं आते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते हैं, तो ये प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। साथ ही साथ ये कहा ये जो प्रस्तावना है वो संविधान के निर्वचन में सहायक है। प्रस्तावना संविधान के निर्वचन में सहायक या निर्वचन में सहायक मतलब संविधान की व्याख्या में, निर्वचन मतलब व्याख्या, प्रस्तावना में संविधान की व्याख्या करने में सहायक है। और एक और बात इसमें कही गई है, ये प्रस्तावना है वो न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं। और न्याय योग्य नहीं का मतलब ये हुआ कि इस प्रस्तावना के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। प्रस्तावना के आधार पर कोई निर्णय नहीं। प्रस्तावना के आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो वाद था 1973, इसमें मुख्य तौर पर ये चार बातें प्रस्तावना के संदर्भ में बताई गई कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसका उतना ही महत्व है जो संविधान के अन्य प्रावधानों का है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं। यह मैं लिख देता हूँ, मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं। अब यहाँ ये बात है कि प्रस्तावना में यदि संशोधन कर दिया तो प्रस्तावना में जो किया गया जो संशोधन है उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है या फिर नहीं। तो प्रस्तावना में किए गए संशोधन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है यदि वो मूलभूत ढांचे को उल्लंघन करती है। तो ये हो गया प्रस्तावना के बारे में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद। ये तो प्रमुख विवाद थे। अब उनको सिर्फ इन विवादों को इस प्रस्तावना के संदर्भ में देखना है। बेरवाड़ी वाद क्या था, गोलकनाथ वाद क्या था, भारतीय वाद क्या था, ये बड़ा एक अलग से टॉपिक बनेगा और विस्तार से चर्चा अपन अलग से करेंगे। इसको अपन फिलहाल आपको इस संदर्भ में ही देखना है कि किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया और किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है, ये विशेष तौर से आपको देखना है। अब विशेष तौर से अपन बात कर सकते हैं कि जो संविधान सभा में जो डिबेट हुई थी, वाद विवाद हुआ था प्रत्येक खंड पर, उसमें प्रस्तावना के बारे में क्या बातें बताई। तो अपन ने जस्ट पहले पढ़ा था कि संविधान सभा में प्रस्तावना पर जो विचार विमर्श हुआ था वो द्वितीय वाचन में हुआ था।
द्वितीय वचन के अंतिम दिन, और वो तारीख थी 17 अक्टूबर 1949। तो 17 अक्टूबर 1949 को जो संविधान की प्रस्तावना पर जो चर्चा हो रही थी, तो उस चर्चा के बाद में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के सामने ये प्रस्ताव रखा कि प्रस्तावना संविधान का अंग बने, इसमें यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। और उसके बाद में डिबेट को यदि आप पढ़ोगे तो नीचे लिखा होता है कि प्रस्तावना है वो, या प्रस्तावना से संबंधित जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया जाता है, यानी प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। और उसके जस्ट नीचे ये लिखा हुआ है कि प्रस्तावना संविधान में प्रविष्ट हुई। तो ये सबसे बड़ा एक सबूत है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। संविधान सभा में ये स्वीकार कर लिया गया था प्रस्तावना संविधान का। अब अपन बात कर रहे हैं प्रस्तावना के संबंध में किन किन विचारकों या विद्वानों ने कौन कौन से अपने मत रखे। प्रस्तावना के संबंध में महत्वपूर्ण कथन शुरू करते हैं। प्रस्तावना के संबंध में महत्वपूर्ण कथन। प्रस्तावना के संबंध में महत्वपूर्ण कथन। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना के संबंध में क्या बताया? तो के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री, प्रस्तावना राजनीतिक जन्मपत्री या राजनीतिक कुंडली। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्र या कुंडली, कुंडली मतलब हर व्यक्ति की कुंडली होती है, तो उस कुंडली को देखने से उस व्यक्ति के भविष्य के बारे में पता चलता है। तो के.एम. मुंशी ये कह रहे हैं कि प्रस्तावना ये अपने आप में संविधान की कुंडली है, और इस प्रस्तावना को या कुंडली को जब आप देख लेंगे तो ये अपने आप में इसका भविष्य पता चल जाता है। साथ ही साथ ये लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल। याद करने के ये करना, मुंशी में ये कि ऊ की मात्रा आ रही है और इसमें भी आ रही है, मुंशी और कुंडली, राजनीतिक कुंडली। तो ये हुआ के.एम. मुंशी के बारे में। अब यदि अपने एक और विद्वान हुए थे ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, आभूषण, और सुंदर गद्य पद्य, आत्मा, आभूषण और सुंदर गद्य पद्य रचना का। और यदि विद्वानों की बात करें तो एक विद्वान हुए थे N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला प्रसिद्ध वकील थे। तो इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, ये ऐसे याद कर सकते हैं, ये प है और ये पा है, पप्पा, ठीक है। परिचय पत्र किसने कहा? तो पालकीवाला ने। ऐसे भी याद कर सकते हैं, प और पा। तो पालकीवाला ने संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। परिचय पत्र को देखने से उसके पूरा ब्यौरा आ जाता है। तो वैसे ही ऐसे प्रस्तावना को देखने से उसका पूरा ब्यौरा आ जाता है। अब यदि अपन और बात करें, अर्नेस्ट बारकर ने कहा है, अर्नेस्ट बारकर, कुंजी नोट, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट। तो प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किसने कहा? तो ये अर्नेस्ट बारकर। एक न्यायाधीश हुए थे M. हिदायतुल्लाह, M.
हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह ने भी आत्मा कहा। ये ठाकुरदास भागवत ने भी संविधान की जो प्रस्तावना उसको आत्मा कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। और एम हिदायतुल्लाह ने संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा है। एक और यदि अपन बात करें, अलग यदि विचारों की बात करें तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की यदि अपन बात करें तो उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो इन्होंने संविधान की जो प्रस्तावना थी उस संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का घर का या दीर्घकालिक सपनों का विचार, दीर्घकालिक सपनों का विचार। और यदि प्रस्तावना के महत्वपूर्ण कथनों के बारे में अपने विचार करें तो सुभाष कश्यप के कथन को अपन देख लेते हैं। संविधानविद सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप ये कह रहे हैं कि संविधान प्रस्तावना का जो एक एक शब्द है वो एक एक शब्द चित्र है, एक एक शब्द चित्र है, एक कहानी कहता है। प्रस्तावना का एक एक शब्द चित्र है जो एक कहानी कहता है, जो एक कहानी कहता है। तपस्या, त्याग और बलिदान की कहानी। और वो कहानी क्या है? तपस्या, त्याग और बलिदान की। तपस्या, त्याग, बलिदान। तो ये बात सुभाष के दो कमेंट की है इसमें। एक तो ये भाई प्रस्तावना का एक एक शब्द एक चित्र है और वो चित्र एक कहानी कहता है, बोलता है तपस्या, त्याग और बलिदान की कहानी। एक और बात बताइए प्रस्तावना के संबंध में सुभाष कश्यप है। प्रस्तावना के संबंध में सुभाष कश्यप ये करें कि यदि संविधान है, संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। और यदि संविधान को एक भव्य अट्टालिका मानी जाए तो प्रस्तावना को उसको आधार माना जाएगा। ये दो उपमा दिए कि संविधान शरीर है, संविधान शरीर है तो आत्मा तो प्रस्तावना क्या है? आत्मा है। और यदि संविधान को भव्य अट्टालिका माना जाए, संविधान भव्य अट्टालिका, यदि संविधान भव्य अट्टालिका है तो प्रस्तावना उस अट्टालिका का आधार है। यानी आत्मा के सिवाय शरीर का कोई महत्व नहीं। यदि अपन व्यवहारिक देखें तो शरीर में से यदि आत्मा निकल जाती है तो फिर शरीर किसी काम का नहीं है। वह स्वर्ग या नरक में किसी में भी पधार सकता है। यदि अच्छे काम किए तो स्वर्ग में और बुरे किए तो नरक में। तो शरीर में यदि आत्मा निकल गई तो शरीर का कोई महत्व नहीं है। और भवन है, भवन भले कितना ही भव्य है लेकिन उसका जो आधार है वो मजबूत नहीं है तो उस भवन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो ये सुभाष कश्यप ने बातें बताई है। तो ये तो थे इनके महत्वपूर्ण कथन, इनको जो भी महत्वपूर्ण था उसको शामिल करने का प्रयास किया। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।